हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके डोज। फ्रेंड्स, इस सीरीज़ में हम लोग फरवरी 2024 के प्रतियोगिता दर्पण के करंट अफेयर को कवर करेंगे। जनवरी का हमने कवर कर लिया है। आज के सीरीज़ में हम लोग बस राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। मैंने सोचा कि मैं अपने हैंड नोट्स से आपको पढ़ा दूं, लेकिन इसी से सही रहेगा, इससे ठीक रहेगा। इसका पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगी, वहां से आप इसको डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का। जो देखिए, ये है आपका राष्ट्रीय में जो भी घटना है ना, ये है, मैं आपको बता देती हूँ। पहला है समान नागरिक संहिता विधेयक 2024 उत्तराखंड में पारित। ठीक है। दूसरा है हेमंत सोरेन के त्याग पत्र के पश्चात, चूंकि ये फैब का है ना, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि उस टाइम में हेमंत सोरेन त्याग पत्र दिए थे और वो कुछ घोटाला वगैरह में फंसे थे, तो उनके स्थान पे चंपई सोरेन झारखंड के नए सीएम बने थे। ये इम्पोर्टेंट नहीं है। चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द किया। ये इम्पोर्टेंट है। मौसम अवलोकन उपग्रह इनसैट 3DS का सफल परीक्षण प्रक्षेपण। ठीक है, ये आपको पढ़ना है। 5 वर्ष से अंतरिक्ष में कचरे की तरह निष्क्रिय पड़े उपग्रह कार्टोसैट 2 को हिंद महासागर में गिराकर नष्ट करने में इसरो की सफलता। अब ये पूछ सकता है कि किस उपग्रह को इसरो ने हिंद महासागर में, या क्या बोलते हैं, नष्ट किया है। ठीक है, जो कचरे के रूप में अंतरिक्ष में पड़ा हुआ था। तो ये आप ऑप्शन याद रखिएगा। देश के 5 अन्य आर्द्रभूमि क्षेत्र स्थलों को सूची में आर्द्रभूमि में 5 नए स्थल जोड़े गए हैं। चूँकि ये फैब का था, उसके बाद भी और जोड़े गए हैं, जिसमें बिहार के भी नागी और नकटी को जोड़ा गया है। ठीक है। गगनयान की उड़ान द्वारा अंतरिक्ष जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों को एस्ट्रोनॉट विंग्स प्रधानमंत्री ने प्रदान किया। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से इंदिरा गांधी और नरगिस दत्त के नाम हटाए गए। पुरस्कारों की राशियों में भी वृद्धि। तो ये जो भी इधर दिख रहा है ना, यही सारी चीज़ें हम राष्ट्रीय घटनाक्रम में कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं, जो इम्पोर्टेंट है ना उसको मैंने हाईलाइट कर दिया और मैं बस उसी को पढ़ूंगी, बाकी पूरा पेज पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है। समान नागरिक संहिता विधेयक उत्तराखंड में पारित, सबके लिए समान कानून की दिशा में पहल। ठीक है। अब सबसे पहले वहाँ के मुख्यमंत्री कौन रहे हैं जब ये विधेयक पारित हुआ है? इंग्लिश में आप देख लीजिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, यूसीसी। मुख्यमंत्री रहे हैं पुष्कर धामी, और ये 7 फरवरी को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया है। ठीक है। अब इसके बारे में ये है क्या, तो इसके लागू होने से समाज में भेदभाव कुरीतियों को समाप्त करने के लिए इस विधेयक के अधिनियमित होने से सभी धर्म समुदायों में विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता, विरासत के लिए समान कानून का प्रावधान होगा। ये क्या है ना कि ये सबके धर्म के अपने अपने नियम, जैसे हिंदू में अलग है, मुस्लिम में अलग है, आपका सिख में अलग है, क्रिश्चियन में अलग है, तो ये एक जैसा होगा। और इससे क्या होता है कि जैसे तलाक संबंधी कोई केस गया हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में या किसी कोर्ट में, तो ये प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जा रहा है, ताकि विवाह विच्छेद, तलाक है, गुजारा भत्ता या विरासत के लिए समान कानून का प्रावधान हो। महिलाओं एवं पुरुषों के लिए समान अधिकारों के प्रावधान इसमें किए गए हैं। ठीक है। या जो सबसे इम्पोर्टेंट है, अनुसूचित जनजाति को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा गया है। अनुसूचित जनजाति को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा गया है। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर इसके बाद है सहमति संबंध यानी लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता प्रस्तावित किया गया है। इस अधिनियम में मान्यता दिया गया है। ठीक है, ये है। और लिव इन रिलेशनशिप में पैदा संतान को पैतृक संपत्ति का अधिकार भी विधेयक में बनाया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे हम देखते हैं इसी में, इस विधेयक के बारे में। विधेयक को विधानसभा में लाने से पूर्व इसके विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए जो समिति गठित हुई थी ना, वो सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित किया गया था। चलिए आगे हम देख लेते हैं इसी को। देखिए, समवर्ती सूची का विषय होने के कारण, अब ये भी पूछ सकता है, समवर्ती सूची का विषय होने के कारण विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल, आगे इसे राष्ट्रपति को संदर्भित किया गया है। ठीक है। अधिनियमित होने के पश्चात
उत्तराखंड स्वतंत्रता के पश्चात देश में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बन जाएगा। वर्तमान में देश में गोवा ही समान नागरिक अधिकारों के प्रावधान को लागू किया है, किंतु यह पुर्तगाली शासन के काल से ही वहाँ लागू है। यानी स्वतंत्रता के बाद उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य बन गया है जो समान नागरिक सिविल संहिता को लागू किया है। गोवा भी है, लेकिन वो आज़ादी से पहले है और पुर्तगाली शासन काल से ही वहाँ पे पुर्तगाल का शासन था गोवा में, आपको पता है। 1498 में वास्को डी गामा आए थे तो पुर्तगाली शासन की वहाँ स्थापना हुई थी, तो वहाँ पे लागू था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए, ये हेमंत सोरेन वाला इम्पोर्टेंट नहीं है, ये नहीं पूछेगा आपके किसी एग्ज़ाम में। अब यहाँ पे एक देख लेते हैं, बिहार की विभाजन कर झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? नवंबर 2000 में हुआ था। चुनावी बॉन्ड को देखते हैं। चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय ने नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा कब शुरू किया था? 2018 में। ठीक है, चुनावी बॉन्ड योजना ठीक को असंवैधानिक करार देते हुए 15 फरवरी 2024 को रद्द किया। 18 में लागू हुआ, 15 फरवरी 2024 को रद्द किया गया। चुनावी बॉन्ड योजना क्या है, इसके बारे में देखते हैं। चुनावी बॉन्ड योजना राजनीतिक दलों को चंदा देने का एक माध्यम था, जिसके तहत भारत का कोई नागरिक या कंपनी, नागरिक भी या कंपनी भी, नागरिक भी चंदा दे सकता है या कोई कंपनी, स्टेट बैंक की चुनिंदा शाखाओं में बॉन्ड खरीदकर अपनी पसंद के राजनीतिक दल को गुमनाम तरीके से दान दे सकता है। यही तो मैटर है फ्रेंड, कि पहली बात की शाखा बस स्टेट बैंक होना चाहिए, और दूसरा है कि जिस भी वो राजनीतिक दल को देगा ना, तो देने वाले का नाम नहीं पता रहता था, वो अपना नाम नहीं मेंशन करता था। इसी पे सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जेक्शन था कि ये गलत है, ये सूचना का अधिकार और आर्टिकल 19 का उल्लंघन है। ठीक है, आगे आर्टिकल देखेंगे। अब ये जो बॉन्ड था ना, यह 1000 से शुरू होके 1 करोड़ मूल्य के जारी होते थे। 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख। तो ये बॉन्ड का अमाउंट भी आप याद रखिएगा। 1000 के बदले पूछ देगा यहाँ की कितने राशि से शुरू होता है, क्योंकि आपको पता है कि अब सेंटेंस बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके बाद आगे पढ़ते हैं। इन बॉन्ड्स पर भुगतानकर्ता का नाम नहीं होता है, अभी मैंने बताया। इस बॉन्ड्स का उपयोग केवल ऐसे पंजीकृत राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए किया जा सकता है, पंजीकृत राजनीतिक दल को ही चंदा देने के लिए किया जाएगा। पंजीकृत राजनीतिक दल कौन है? जिन्होंने लोकसभा या विधानसभा के लिए पिछले आम चुनाव में कुल पड़े मतों का 1% प्राप्त किया हो। अब ये आप पंजीकृत दल एक बार खुद भी लक्ष्मीकांत उठा के पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चूंकि है चुनावी बॉन्ड, इस साल इलेक्शन भी हुआ है, तो प्रीलिम्स में क्वेश्चन 2 रहेंगे ही, तो याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स इसको एक बार, यही ऐसे ही पढ़ना होता है। चलिए हम देखते हैं आगे। अब आगे इसी पे देखते हैं। अब जो डिसीजन आया है ना, 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने अपना फैसला 15 फरवरी 2024 को सुनाया और सर्वसम्मति से सुनाया गया। ठीक है, 2 अलग अलग फैसलों में योजना को असंवैधानिक बताते हुए बताया है सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, योजना भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार के साथ साथ सूचना के अधिकार का भी उल्लंघन करती है, मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, फैसले में कहा गया कि इस योजना में सूचना के अधिकार के मुकाबले गोपनीयता को प्रधानता दी गई है। ठीक है, और कोई भी ऐसी ये नहीं होनी चाहिए रक्षा क्षेत्र को छोड़ के कि जिसमें हम RTI ना ले सके। इसमें RTI भी हम नहीं मांग सकते थे। ठीक है, अब ये जो 2 बोले हैं ना, सूचना का अधिकार और आर्टिकल 19 मैंने बताया था ना, भाषण एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a)। अब देखिए ये भी याद कर लेना है आर्टिकल। उल्लंघन फैसले में बताया गया। इसके साथ साथ और किस किस कानून का उल्लंघन करता है? जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29C1, कंपनी अधिनियम की धारा 182(3) एवं धारा 13A(b) का उल्लंघन भी न्यायालय ने फैसले में बताया है। बस इतना ही आपको याद रखना है, चुनावी बॉन्ड से रिलेटेड इतना ही। अब हम आते हैं, तीसरा है मौसम अवलोकन उपग्रह इनसैट 3 है। इनसैट 3 DS है। ठीक है, इनसैट 3 ऐसा नहीं कि इनसैट का प्रक्षेपण पहले नहीं हुआ है, इससे पहले भी इसके 2 वर्जन का प्रक्षेपण हुआ है, एक 2013 में और एक 2016 में। ये तीसरा है, इसीलिए इनसैट 3 DS है।
ठीक है। इसका सफल प्रक्षेपण इसरो द्वारा, यह तीसरी पीढ़ी, मैंने बताया ना कि तीसरी पीढ़ी का है। मौसम अवलोकन उपग्रह इनसैट 3DS का सफल प्रक्षेपण 17 फरवरी 2024 को किया गया। ये पूछ देगा कि है क्या, तो ये क्या है, मौसम अवलोकन उपग्रह है, याद रखिएगा, यही पूछेगा। ठीक है। इनसैट 3DS का प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो के सबसे शक्तिशाली रॉकेट, ठीक है, कौन सा है, GSLV है, GSLV F-14 के जरिए किया गया। और इसका फुल फॉर्म क्या होगा, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है, इससे किया गया है। चलिए, इनसैट 3DS का जीवन काल कितने साल का होगा, 10 साल का होगा। चलिए हम अगला देखते हैं, इसी में देख लेते हैं थोड़ा सा और। इनसैट 3DS के सफल प्रक्षेपण के पश्चात इसरो का अगला मिशन नासा के सहयोग से निसार उपग्रह का प्रक्षेपण है। निसार पृथ्वी अवलोकन उपग्रह के लिए भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो तथा अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का पहला संयुक्त उपक्रम है। इस अर्थ ऑब्जर्वेटरी के लिए दोनों देशों की एजेंसियों के बीच समझौता हुआ है। निसार ऑलरेडी पूछ चुका है फ्रेंड्स BPSC में। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक देखते हैं। 5 वर्ष में अंतरिक्ष में कचरे की तरह निष्क्रिय पड़े उपग्रह कार्टोसैट 2 को हिंद महासागर में गिराकर नष्ट करने में इसरो की सफलता है। इतना ही इम्पोर्टेंट है, कार्टोसैट 2 को इसरो ने हिंद महासागर में, चूंकि ये कचरा की तरह अंतरिक्ष में पड़ा हुआ था। चलिए अब अगला हम देख लेते हैं, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, हाँ ये देख लेते हैं। देश के 5 नए आर्द्रभूमि क्षेत्र रामसर स्थलों की सूची में शामिल, ठीक है, रामसर स्थलों की सूची में शामिल किए गए जो 5 स्थल है ना, वो देखते हैं। भारतीय वेटलैंड में 2 जो है ना तमिलनाडु से हैं, 2 कौन कौन से हैं, कराईवेटी पक्षी अभ्यारण्य इम्पोर्टेंट है, लॉन्गवुड शोला रिजर्व 1, ठीक है, तमिलनाडु में है। ये 2 है तमिलनाडु से और 3 है कर्नाटका से, यानी जो 5 शामिल किए हैं 2 तमिलनाडु और 3 कर्नाटका। 2 आपने तमिलनाडु का देख लिया, कराईवेटी और लॉन्गवुड शोला रिजर्व। और कर्नाटक का देखते हैं, कर्नाटक का है अंक समुद्र पक्षी, एक सेकंड, संरक्षण रिजर्व, ठीक है। उसके बाद अघनाशिनी एस्चुरी और मगधी करे संरक्षण रिजर्व कर्नाटक में है। तो ये हो गया, ठीक है। अब वेटलैंड समझौता अब 80 हो गया, लेकिन और भी बढ़ा हुआ है, वो मैं जिस मंथ में बढ़ा हुआ है उसी मंथ में अपडेट करवाऊंगी। वेटलैंड के महत्व को समझते हुए इसके संरक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में हुआ था, इसलिए इसे रामसर स्थल बोलते हैं, ठीक है। इसके तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व के ऐसे आर्द्रभूमि क्षेत्रों की पहचान की गई है, इन्हें रामसर साइट कहा जाता है। भारत जो है ना, भारत 1982 में रामसर संधि में शामिल हुआ, BBI 1982, और ये कब हस्ताक्षर हुआ था, 2 फरवरी 1971 BBI, ठीक है। और अभी तक फैब 2024 तक 80 आर्द्रभूमि क्षेत्र है, ठीक है। और कुल क्षेत्रफल कितना है, 13.13 मिलियन हेक्टेयर, 13.13 मिलियन हेक्टेयर है। देखिए, वर्तमान में देश में 80 रामसर स्थलों में सर्वाधिक 16 तमिलनाडु और 10 उत्तर प्रदेश से हैं। सेकंड नंबर पे उत्तर प्रदेश है। तो ये वेटलैंड का सूची हो गया, ठीक है। अब सबसे हम लास्ट में आते हैं, जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में जो नाम चेंज हुआ है ना, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में इंदिरा गांधी और नरगिस दत्त के नाम हटाए गए हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं। 2021 के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का वितरण अक्टूबर 2023 में किया गया, अक्टूबर 2023 में किया गया, तथा 2022 के पुरस्कारों की घोषणा भी नहीं हुई है, अभी 2021 के लिए दिया गया है, याद रखिएगा। इसमें से राशि में वृद्धि किया गया और कुछ का नाम हटाया गया। सबसे पहले इंदिरा गांधी के नाम से दिए जाने वाले पुरस्कार किसी निर्देशक की पहली सर्वश्रेष्ठ फिल्म का इंदिरा गांधी पुरस्कार का नाम बदलकर अब उसको बोला जाएगा बेस्ट ड्यूट फिल्म ऑफ अ डायरेक्टर, किसी निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ पहली फिल्म, ठीक है। अगला हम देखते हैं, राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए एकता पर दिया जाता था, ठीक है। फीचर फिल्म के लिए नरगिस दत्त पुरस्कार को अब सामाजिक मुद्दा पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म
पर्यावरण संरक्षण और सर्वश्रेष्ठ फिल्म के पुरस्कार के साथ मिलाते हुए तीनों स्थान पर एक राष्ट्रीय, सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने वाली, मतलब तीन को एक साथ मिक्स करके अब मतलब सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने वाले सर्वश्रेष्ठ फिल्म के नाम पे दिया जाएगा। देखिए, बेस्ट फीचर फिल्म प्रमोटिंग नेशन सोशल एंड एनवायरमेंटल वैल्यू नाम दिया गया है नरगिस दत्त के नाम पे। ठीक है, ये है। और दादा साहब फाल्के जो अवार्ड में 10 लाख रुपए दी जाती थी पुरस्कार की राशि, अब वहाँ 15 लाख दी जाएगी। तो ये था। अब हम एक बार गगनयान का लास्ट हम देखते हैं। गगनयान की उड़ान में अंतरिक्ष जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों यानी एस्ट्रोनॉट्स उनको बोलेंगे, एस्ट्रोनॉट्स विंग्स प्रदान किया प्रधानमंत्री मोदी ने। ठीक है, भारत की पहली मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान 2024-25 के दौरान किसी समय संभावित है, डेट फिक्स नहीं है। इस उड़ान द्वारा 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को धरती से लगभग 400 किलोमीटर ऊंची कक्षा में 3 दिन के लिए गगनयान के जरिए भेजा जाएगा। कितना? 400 किलोमीटर। अब जो भी इसमें जाने वाले हैं ना, उन्हें 3 वर्षों से काफ़ी कड़ा प्रशिक्षण दिया जा रहा है रसिया में। ठीक है, और जो जा रहे हैं उसमें से कौन कौन है? इस ग्रुप में कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप। ठीक है, ये अंगद प्रताप प्रयागराज से हैं, और ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन साउथ से हैं, और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला ये हैं लखनऊ से। तो ये याद रखना है। बस करंट अफेयर का जो राष्ट्रीय का था वो इतना ही है। फिर मैं कल अंतर्राष्ट्रीय का कवर कराऊंगी। जनवरी का मैंने ऑलरेडी डाल दिया है। ऐसे कवर कराने के बाद मैं इसका एक कंप्लीट आपका एमसीक्यू सीरीज़ भी कराऊंगी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जुड़िए। ठीक है, फिर मैं इसके कल इंटरनेशनल के साथ आप लोगों से जुड़ूंगी। ठीक है।